अपना बिहार का आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगह पर आज महिलाओं के मुद्दे पर सदन के भीतर तकरार देखने को मिली। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के हंगामे पर भड़क गए तो विधान परिषद में भी उनके तेवर काफी गर्म दिखे हैं। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। महिला दिवस से एक दिन पहले बिहार विधानमंडल का दोनों सदन का माहौल काफी गर्म रहा, वो भी महिलाओं के मुद्दे पर। शुरुआत विधानसभा से हुई। नालंदा में महिला का शव मिलने को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया तो सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम ने कहा कि तुरंत एक्शन का निर्देश दिया गया है, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहाँ पर क्या है, अब वहाँ के डीएम से बहस। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए, पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो कि वहाँ पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। विधान परिषद का माहौल तब और ज्यादा गर्मा गया जब आरजेडी की महिला पार्षद उर्मिला ठाकुर ने हाई स्कूल का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। इस पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम ने कहा कि आज वैसे लोग महिला का मुद्दा उठा रहे हैं जिनकी पार्टी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए कुछ किया ही नहीं। आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ मालूम है? सीएम की कड़ी प्रतिक्रिया पर सदन के बाहर आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने कहा कि सरकार मूक विपक्ष चाहती है। इस राज्य की पहली मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम को बनने का मौका मिला, यह मौका तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर रसोइयों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा बहनों का जिक्र करते हुए महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो न्याय दिलाएंगे। ये सरकार में महिलाओं को, रसोइयों को, स्वयं सहायता समूहों को, जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत काम किए हैं। चुनाव में से नीतीश को महिलाओं का जबरदस्त सपोर्ट मिलता रहा है। इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर महिलाओं के साइलेंट वोट पर है। ऐसे में वार और प्रहार अभी से तेज हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वही राबड़ी देवी पर सीएम नीतीश कुमार के बयान की राबड़ी देवी के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निंदा की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राबड़ी देवी सीएम नीतीश से उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हैं, ऐसे में उनका ये बयान उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी है और रिश्ते में भी बड़ी है और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही है। राबड़ी देवी जी तो आपसे पहले और संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री, उम्र में बड़ी, रिश्ते में बड़ी और रे तू करके भाषा अच्छी। तो बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही आरजेडी और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया था कि महागठबंधन की जीत होने पर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका फैसला दिल्ली में बैठा कांग्रेस आलाकमान करेगा। अजीत शर्मा के बयान पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने आरजेडी को महागठबंधन का बड़ा भाई बताया था। तारिक अनवर ने कहा कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे सीएम भी उसी पार्टी का होगा। तो दूसरी तरफ अजीत शर्मा ने इस बात से साफ इनकार किया है। अजीत शर्मा ने कहा कि फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे, बड़ा भाई और छोटा भाई कोई नहीं। जिस पार्टी की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जिसके विधायक ज्यादा होंगे, जाहिर है कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस तरह से? अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बातचीत का सिलसिला भी नहीं शुरू हुआ।
बिहार विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेंगे? ये जाहिर है आरजेडी रहेगा। सर, ये आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी तय करेंगे। हम लोग सब एक साथ हैं, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और इस बार एनडीए की सरकार को 2025 उखाड़ फेंकेगी। बड़े भाई छोटे भाई कोई महत्व नहीं है, हम लोग सब एक हैं, एक मिलके रहेंगे, एक मिलके चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, बिहार में महिलाओं के लिए हुए काम को लेकर विधान परिषद में जेडीयू एमएलसी रीना देवी ने अपने अंदाज में कविता पढ़ी और नीतीश सरकार में हुए काम की तारीफ की, जिस पर सदन में बवाल मच गया। इस मुद्दे पर आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंत्री अशोक चौधरी के बीच खूब बहस भी हुई। मुखिया हो, नारी तुम मेयर हो, महोदय इतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले बिहार विधानमंडल में महिलाओं को विशेष तरजीह दी गई। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगह महिलाओं को ज्यादा बोलने का मौका मिला। विधान परिषद में जेडीयू एमएलसी रीना देवी ने अपने अंदाज में कविता पढ़ी और नीतीश सरकार में हुए काम की तारीफ की। मेयर हो, तुम आईएएस और आईपीएस हो, तुम डॉक्टर और इंजीनियर हो, तुम बीडीओ हो, तुम सीओ हो, तुम आंगनबाड़ी हो, तुम जीविका की बहन दीदी हो, तुम जो हो पुलिस का भेष में हमारी आस हो, तुम शिक्षिका के रूप में हमारी पतवार हो। महोदय इतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। रीना देवी ने महिलाओं के लिए किए गए नीतीश सरकार के काम गिनाए और सदन में बवाल हो गया। सिद्दीकी साहब, माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब। रीना देवी की कविता पर आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टिप्पणी क्या की, मंत्री अशोक चौधरी ने विरोध जता दिया। महिला दिवस है, अब आज आप बैठे बैठे एक महिला नेत्री को आप पीछे से बोलिएगा, इस शोभा देता है आपको। देखते ही देखते महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए काम की प्रशंसा से शुरू हुई बहस चमचागिरी के आरोप और प्रत्यारोप तक पहुंच गई। मंत्री को ज्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए। अरे चापलूसी, हमको गर्व है कि ऐसे नेता का चापलूसी कर रहे हैं, इसे युवकों से लेकर पूरा हिंदुस्तान उसको समाजवादी नेता के रूप। अब्दुल बारी सिद्दीकी की टीका टिप्पणी के बाद जेडीयू एमएलसी रीना देवी भावुक हो गयीं और सदन में ही फफक पड़ी। लिख रही है और आप कहते हैं चापलूसी कर रही हो। हालांकि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बाद में ये साफ कर दिया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने रीना देवी को चापलूस नहीं कहा था। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आप। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की महिला नतमस्तक है। बिहार में इन दिनों सनातन के प्रचारकों का जमावड़ा है। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर, मुजफ्फरपुर में आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत और कई जिलों में श्री श्री रविशंकर का दौरा है। अब इन दौरों पर सियासत खूब हो रही है, खासकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर। विपक्ष पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तो बीजेपी भी जवाब देने में पीछे नहीं है। लिहाजा फागुन के महीने में होली से ठीक पहले फिजाओं में सियासी रंग खूब घुल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। ये है सनातन की त्रिमूर्ति, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक, श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु, मोहन भागवत आरएसएस सरसंघ चालक। ये तीनों बिहार दौरे पर हैं और चुनावी साल वाले बिहार में इनके दौरे की चर्चा तेज है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की हुंकार क्या भरी, बिहार की फिजाओं में सियासी उबाल आ गया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार का माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल समर्थन में उतर आए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं ये लोग। और जब जब बिहार आते हैं तो ये लोग जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी आए थे, फिर विधानसभा चुनाव आ गया तो इनको बिहार का याद आ गया। ये लोग का फ्लाइट सीधे बिहार की तरफ अब रुख करेगा, देखते जाइए। भारत का दो टुकड़ा हुआ
अब जो शेष टुकड़ा है वह हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र की आवाज़ बिहार से बाबा उठाए हैं, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। ध्रुवीकरण की कोशिश से राष्ट्रीय जनता दल कर रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश? राष्ट्रीय जनता दल क्या करेंगे? अब वो जो तुष्टीकरण की नीति करते हैं वो जग जाहिर है, मुस्लिमों को वोट प्राप्त करने के लिए किसी कुकर्म तक राजद जा सकती है। देश में राज कर रहे हैं यानी मोदी बाबा, तो बाबाओं का झुंड उनके पास है। बिहार में चुनाव है इसी साल 2025 में और इसलिए वो बाबाओं को भेज रहे हैं यहाँ कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता तो पहले तय कर चुका, देर कर दिया, लोग देर कर चुका। सनातन धर्म नहीं है, सनातन पर ही सृष्टि आधारित है और उसी सनातन के अंतर्गत ये जीव जंतु प्राकृति जो भी देख रहे हैं, समुद्र नदी, ये सब उसी के तहत आता है। विवाद यही शांत नहीं हुआ। इस रण में मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कूद पड़े। आरजेडी के लोग बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आरजेडी के लोगों का तो यही न है भाई, कुछ मतलब नहीं। बागेश्वर जी अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं। बहुत से मुसलमानों का भी आप सुनिएगा तो ऐसा जिहादी बात करते हैं, तो फंडामेंटलिस्ट तो हिंदू में भी हैं और मुसलमानों में भी है, तो उस पर कितना बहस करिए। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। ये बिहार के लिए चुनावी साल है और फागुन के महीने में सियासी रंग अपने शबाब पर है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान तो सिर्फ बहाना है, मकसद सियासी रोटियां सेकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान पर देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री जी का जो मैं भी उनको देख रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राज बनाना चाहिए। लगता है कि वो नए नए अभी शास्त्री बने हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं है। देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतवर्ष को आजाद कराने में सभी जातियों ने, सभी समुदाय के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। आप किसी को अलग करने का साजिश करोगे, देश को बांटने की साजिश करोगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। शास्त्री जी, आप अपने वचन को सुधारिए। वहीं बिहार विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया। नितिन नवीन ने कहा कि बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य पूरा होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 4 घंटे का लक्ष्य दिया है, इसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि सीएम की प्रगति यात्रा के दौरान पथ निर्माण विभाग की 137 योजनाओं को स्वीकृति मिली है और बिहार में आने वाले समय में बड़ी राशि सड़कों के निर्माण में खर्च होगी। बिहार में सड़कों की तस्वीर बदल जाएगी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया था कि हम 5 घंटे में कैसे पटना राजधानी पहुंचे और किसी भी राज्य के किसी भी कोने से, तो उस पर लगातार विभाग ने काम किया और आज वो दिन आ गया है जो इस वित्तीय वर्ष में के समाप्ति तक या अगले वर्ष के 3-4 महीने के अंदर हम 5 घंटे के लक्ष्य को इसी वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को है। लेकिन यहीं तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रगति यात्रा के माध्यम से जो संदेश दिया है कि सड़कों के क्षेत्र में अगर विकास करना है, बिहार को विकास के मॉडल पे 2047 का विकसित बिहार बनाना है, नरेंद्र मोदी के सपने को 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो सड़क एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। और इसी के लिए उन्होंने बिहार के लक्ष्य को, सड़कों के लक्ष्य को और आगे किया है और 4 घंटे के लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को सौंपा है। पथ निर्माण विभाग को जो प्रगति यात्रा के माध्यम से 137 योजनाओं को स्वीकृति मिली और करीब 23,375 करोड़ की योजनाएं प्रगति यात्रा के माध्यम से स्वीकृत हुई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए
प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ साथ समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं की शुरुआत अगले 3 महीने के अंदर हम लोग करने की योजना बना रहे हैं। और अब बात बिहार में एक धन कुबेर अधिकारी की। नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर छापेमारी के बाद स्पेशल विजिलेंस की टीम की आंखें जो हैं वो भी चौंधिया गई। डीटीओ के घर से मिले गहने, जमीन के कागजात देखकर सब हैरान रह गए। भ्रष्ट डीटीओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद खलबली मची हुई। 1 करोड़ के गहने, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगे जूतों के शौकीन, ये अधिकारी तो धन कुबेर निकला। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी, ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे। छापेमारी की तस्वीर है नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के घर की। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जब डीटीओ के ठिकाने पर छापेमारी की तो भ्रष्टाचार की कमाई को देख हैरान रह गए। छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण जब्त किए गए। करीब 1.5 करोड़ के जमीन के कागजात मिले। छापेमारी के दौरान 2 लाख रुपए कैश भी मिले। डीटीओ के ठिकाने से कई महंगे जूते और कई सामान जब्त किए गए। नालंदा के डीटीओ यानी जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी कर रही है। नालंदा से लेकर पटना तक यह छापेमारी चल रही है और अब तक छापेमारी में डीटीओ के ठिकाने से नालंदा में 1 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए के संपत्ति से जुड़े हुए कागजात भी जब्त किए गए हैं। पटना और नालंदा में डीटीओ के ठिकाने पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने धावा बोला। छापेमारी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की आंखें चौंधिया गई। विजिलेंस यूनिट ने बिहार शरीफ के अंबेर मोहल्ला में डीटीओ के किराए के मकान पर छापा मारा है, जहां से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि स्पेशल यूनिट की टीम ने आय से अधिक करीब 94 लाख रुपए से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद डीटीओ के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। डीटीओ की करोड़ों की काली कमाई के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई से भ्रष्ट अफसरों में खलबली मच गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर नालंदा के बिहार शरीफ से बता दें, जहां नालंदा डीटीओ अनिल कुमार दास के फ्लैट में करीब 10 घंटे तक छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद टीम पटना के लिए रवाना हो गई। विजिलेंस की टीम डीटीओ अनिल कुमार दास और उनकी पत्नी को भी पटना स्थित आवास में सर्च ऑपरेशन के लिए अपने साथ ले गई। साथ ही इस दौरान जब्त आभूषण को भी विजिलेंस की टीम पटना साथ लेकर आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि अब पटना में भी छापेमारी जारी है। अनिल कुमार दास के फ्लैट में रेड की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पहले नालंदा में ये छापेमारी हुई और उसके बाद डीटीओ और पत्नी को साथ में लेकर टीम पटना पहुंची। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यहाँ पे कार्रवाई हुई है। कागजात और सारे कागजात मिले हैं, जमीन के सर्टिफिकेट मिले हैं, जिनका स्क्रूटनी किया जाएगा। उसके बाद पता चल पाएगा। हाँ, मिले हुए हैं, अभी उनकी स्क्रूटनी किया जा रहा है। काफी मात्रा में सोना भी बरामद है। अब ये बाद में भी स्क्रूटनी के बाद सर, अगर आंकड़े निकाला कितने कुछ है सब टोटल मिला के? अभी बिल्कुल कहना मुश्किल है, स्क्रूटनी के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने। और देखिए, कटिहार रेल पुलिस ने लगभग 70 किलो चांदी के एक बड़े खेप को बरामद किया है। रेल पुलिस की माने तो जब्त चांदी की बाजार में कीमत लगभग 44 लाख रुपए आंकी जा रही है। देखिए चांदी का खजाना हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखी है इतनी चांदी एक साथ एक ही शख्स के पास? नहीं ना, तो आज देख लीजिए। आंखों को चकाचौंध कर देने वाली ये चांदी किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं रखी, बल्कि सरकारी टेबल पर रखी गई है। कटिहार रेल पुलिस के दफ्तर में, जिसे हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से जब्त किया गया और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया।
कटिहार रेल पुलिस ने हाटी बाजार एक्सप्रेस से चांदी के बड़े खेप को जब्त किया है। दरअसल एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब चांदी लेकर जाया जाता है 50,000 से अधिक चांदी के होने से उसका ई-वे बिल जनरेट करना होता है, लेकिन इस मामले में शायद ऐसा नहीं किया गया था। जब्त चांदी का वजन करीब 70 किलो है और बाजार में अनुमानित कीमत 42 लाख रुपए आंकी जा रही, जो कोलकाता से कटिहार लाई जा रही थी। लेकिन रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया। रेल एसपी का कहना है कि व्यापारी के पास इसका ई-वे बिल नहीं था, लिहाजा मामला टैक्स चोरी का मालूम पड़ता है। जरा बात कर लेते हैं कटिहार रेल एसपी से। सर, क्या उपलब्धि है? आज हम लोग को जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई, हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन थे, उसके जनरल बोगी में हम लोगों के द्वारा सर्च किया गया और सर्च के आधार पर हम लोगों के पास लगभग 42 लाख का चांदी का आभूषण जो लगभग 70 kg 750 ग्राम है को जब्त किया गया। अब उसके साथ 2 आदमी को हम लोग पूछताछ के लिए थाना लाया गया है। दरअसल जीएसटी कानून कहता है कि 50,000 से अधिक की ज्वेलरी को अगर अल्ट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करना है तो फिर ई-वे बिल जनरेट कराना होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। चांदी की चमक के पीछे टैक्स चोरी की नियत थी, लिहाजा धर लिए गए दोनों व्यापारी। कुल मिलाकर ये टैक्स चोरी का मामला है जिसको कटिहार रेल पुलिस ने डिकोड किया है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है और बंगाल से चांदी की जो बड़ी खेप बिहार एंट्री होने की सूचना मिलता है, इस दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। TRE3 में सीटेट 82 वाले अभ्यर्थी मान्य हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर लेटर भी जारी कर दिया गया है। पहले 82.5 से अधिक नंबर वालों को अनुमति मिली थी, लेकिन अब 82 नंबर वाले काउंसलिंग से वंचित हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद मौका मिल गया है। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि सीटेट 82 वाले हजारों अभ्यर्थी अब TRE3 में शिक्षक बनेंगे। और बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां कंगली में मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। एक बारात मस्जिद के पास पहुंचा तो एक पक्ष ने डीजे बजाने का विरोध कर दिया, दूसरे पक्ष ने बात मानते हुए डीजे को बंद कर दिया, लेकिन मस्जिद से कुछ दूरी पर जाकर डीजे बजाना शुरू किया, जिसके बाद दोनों पक्ष में बहस हुई और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले। डीजे बजाने को लेकर हुई मारपीट में एक महिला घायल हो गई है। वहीं घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आक्रोशित लोग थाना पहुंच गए और थाना का घेराव कर हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी एसडीएम ने मामले को शांत कराया। बारात लेकर जा रहे थे, उसके बाद हम लोग बारात निकाल दिए। उसके बाद हम लोग गए तो इधर ही अशोक राम के द्वार पर हम लोग डीजे बंद कर दिए थे। उसके बाद मस्जिद हिला कर कुछ दूर गए तो डीजे चालू किए, तो उधर से मुसलमान लोग भाई आया लोग और डीजे बंद करवा दिया, सब तार फार नोच दिया और लड़की लोग को मार दिया। हम लोग गाड़ी लेकर पीछे पीछे जा रहे थे। तो अशोक राम उनके घर के सामने जाके हम लोग डीजे जो बज रहा था तो वहाँ पे बंद हो गया और आगे मस्जिद था तो हम लोग सोचे कि मस्जिद पार करके उसके बाद में फिर बजाया जाएगा। तो जो ट्रैक्टर था वो पहले आगे बढ़ गया और उसके बाद में वो लोग मस्जिद पार करके हम लोग फिर गाना बजाए तो वो लोग पूरा लाठी डंडा ले लेके आया सब मारने जो असामाजिक तत्व थे। देखिए, ये इसमें हम लोग को सूचना मिली थी कि दो पक्षों का विवाद है और उसी में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना स्तर से और सीओ और बीडीओ इनके द्वारा भी यहाँ पे जो घटनास्थल है उसका आपको देखा गया है और अभी स्थिति सामान्य है और अग्रतर हम लोग कांड दर्ज करके इसमें जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ी, बड़ा झटका लगा है। आईएएस संजीव हंस की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस को ईडी की विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 21 फरवरी 2025 को लगातार 5 दिनों तक इस मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की तरफ से दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील ने इस मामले में कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी थी। पिछले साल 18 अक्टूबर को आईएएस अधिकारी संजीव हंस को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने
पटना से गिरफ्तार किया था। आईएएस संजीव हंस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेऊर जेल में बंद। बढ़ते आगे और अररिया से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। सदर अस्पताल से लेकर 0 माइल तक अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का बुलडोजर चला और अवैध तरीके से सड़क किनारे बनाए गए दुकानों को तोड़ा गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन का एक्शन रुका नहीं। बता दें कि अतिक्रमण के चलते यहां आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। ऐसे में अब लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। इमरजेंसी व्हीकल को, एम्बुलेंस और एवं अन्य गाड़ियाँ को जो आने जाने में असुविधा हो रही है, उसको लेकर के रोड को खाली करवाया जा रहा है ताकि आम जनमानस को आने जाने में सुविधा। कहाँ से कहाँ तक? ये पूरे शहर के लिए है, ये पूरे शहर के लिए। आज हॉस्पिटल चौक से आगे तक है बर्मा। और देखिए, आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर आज औरंगाबाद पहुंचे। रविशंकर ने मुंशी बिघा गांव में आयोजित ग्राम उत्सव में भाग लिया। इसके साथ ही भक्तों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को एक बार फिर यदि सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं का परित्याग करना होगा और चाणक्य की व्यापार नीति का सहारा लेकर देश को वाणिज्यिक के तौर पर समृद्ध बनाना होगा। उन्होंने कहा कि चाणक्य की व्यापार नीति आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सही और सटीक है। चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है आजकल। देख रहे भारत में ऐसी चीज थी, एक जमाने में सोने की चिड़िया थी भारत, तो ऐसी सोने की चिड़िया को दोबारा ऐसे ही वैभवपूर्ण प्रदेश बनाना है। यह जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। ये तब होगा जब हम अपनी परेशानियों को झेलते रहेंगे तो नहीं होगा। वो परेशानियों को कहीं तो डालना पड़ेगा। वो डालना कहाँ डालोगे? गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के चरणों। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सासाराम में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई। उनकी एक झलक को लेकर भीड़ बेकाबू हो गई। पवन सिंह ने कहा है कि जनता के प्यार मोहब्बत की बदौलत ही वे आज इस मुकाम पर पहुंचे। 2 दिन पहले ही पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह ने काराकाट संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और अपने भाइयों का जो ये प्यार देखता हूं ना, दिल गदगद हो जाता है। आप हैं तो हर चीज है, आप ही पे सब कुछ है। मेरे लिए मेरा राजा स्टार, पावर स्टार, सुपर स्टार जो भी है सब आप लोग हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में